चलिए बुआ जी, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th सेकेंड लेसन बायोलॉजी का। उसके लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हमारा लघुत्तरीय प्रश्न क्या है और उनके क्या क्या उत्तर होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि उत्तक क्या है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तक क्या है। तो हम लोग पढ़े थे कि जंतुओं में जितने कार्य हैं ना, उन कार्यों को करने के लिए कोशिकाएं होती है, ठीक है। लेकिन खास करके जो बहुकोशिकीय जीव हैं, इन सारे जीवों में कार्य को अलग अलग विभागों में बांट दिया गया है। जैसे श्वसन का काम एक अलग भाग करेगी, पोषण का काम एक अलग भाग करेगी, उत्सर्जन के लिए कुछ अलग अंग होंगे। नहीं, तो अलग अलग कार्य को करने के लिए एक जैसी समान कोशिकाएं संरचना वाले और समान कार्य करने वाले बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग उत्तक, ठीक है। यानी समान संरचना और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे? हम लोग उत्तक बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया है, क्लियर। और श्वसन अंगों के लिए हमें नासाद्वार, नासिकावेशम, फेफड़ा, श्वास नली, ये सारे अंग है ना। तो इन सारे अंगों को एक जैसी कोशिकाएं निर्माण करती है ना। तो इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उत्तक। तो आप समझ गए कि एक जैसे जितने कोशिकाओं के समूह हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग? एक उत्तक कहेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे उत्तक क्या है तो क्या लिखेंगे? जंतुओं में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और जिनकी समान संरचना और समान कार्य। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समान उत्पत्ति, समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। 2 नंबर, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तक की क्या उपयोगिता? अभी अभी तुरंत बताए हैं कि देखिए, जो एक कोशिकीय जीव हैं जैसे यूग्लिना है, पैरामीशियम अमीबा जो भी हैं, उनमें उत्तक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो एक ही कोशिका है। ना तो उन्हें श्वसन की ज्यादा जरूरत है, ना ही पोषण की ज्यादा जरूरत है। लेकिन हमारा शरीर बहुकोशिकीय है, हमें ज्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए, हमारे शरीर को गति चाहिए। नहीं, अब इन गति को पूरा करने के लिए, इन ऊर्जा को पूरा करने के लिए हमें ज्यादा मात्रा में श्वसन चाहिए, ज्यादा मात्रा में पोषण चाहिए। अब पोषण नहीं मिलेगा तो हमारा काम चलेगा क्या? चलिए, तो पोषण करने के लिए यानी कि शरीर को भोजन देने के लिए हमें तो एक तंत्र चाहिए ना, जिसको आप पाचन तंत्र कहते हैं, पोषण तंत्र कहते हैं। फिर सांस लेने के लिए भोजन तंत्र चाहिए ना। नहीं, अब इन सारे कार्य को करने का काम कौन करेगा? तो उत्तक करेगा, ना कि कोशिका। देखिए, कोशिका एक छोटी इकाई है। कोशिका क्या है? एक छोटी इकाई है, लेकिन कई कोशिकाएं जुड़ गई तो क्या बनी? उत्तक। अर्थात बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों को दक्षता पूर्वक संचालन के लिए, बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षता पूर्वक, दक्षता का मतलब क्या? कि सब काम प्रॉपर ढंग से चले, सभी काम प्रॉपर ढंग से चले। यानी हम जो खाते हैं वो अच्छा से पच जाए, सांस लेते हैं तो ऊर्जा हमको मिले, हमारी जो शरीर में बेकार का चीज बना उसको बाहर सही से निकाल सके हम लोग। नहीं, इन सारे कार्यों को अच्छी तरह से करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्तक की। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई उत्तक की आवश्यकता क्या, तो क्या बोलोगे? कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कार्यों के दक्षता पूर्वक संचालन के लिए किसकी जरूरत होती है? उत्तक की, ठीक है। नाउ एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे हमारा कहता है विभजोत्की उत्तक, अस्थाई उत्तक में क्या अंतर? देखिए, हम लोग पढ़े थे पौधे के 2 उत्तक होते हैं। पौधे में कितने प्रकार के उत्तक? 2, एक विभजोत्की और एक अस्थाई, एक विभजोत्की और एक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई विभजोत्की उत्तक में क्या अंतर है? तो देखिए, विभजोत्की में विभाजन की क्रियाएं लगातार चलती है। विभजोत्की में क्या होती है? विभाजन की क्रिया, जबकि अस्थाई उत्तक में ना विभाजन की क्रिया नहीं होती है। देखिए, वही विभजोत्की जब विभाजन की क्रिया बंद कर देती है तो बन जाती है अस्थाई। क्लियर? जब विभजोत्की विभाजन की क्रिया बंद कर देती है तो बन जाती है अस्थाई। तो आपसे अगर कोई पूछे मेरे भाई कि विभजोत्की उत्तक क्या, तो वैसे उत्तक जिसमें विभाजन की क्रिया होती रहती है। अस्थाई उत्तक क्या? वैसे उत्तक जिनमें विभाजन की क्रिया नहीं होती। मूल रूप से तो यही अंतर हमको समझ में आ रहा है। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या? चैप्टर तो हमारा यही कह रहा है, तो आंसर भी हमारा यही होगा। देखिए, ऐसे लिखा हुआ भी है कि विभजोत्की उत्तक में विभाजन की क्रिया लगातार चलती रहती है, जबकि अस्थाई उत्तक में विभाजन की क्रियाएं नहीं चलती है। क्लियर? यानी उसमें क्या होता है? ये बंद रहती है। नाउ एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है मृदुत्तक कहां पाया जाता है? मृदुत्तक हमने पढ़ा था
पौधे में खास करके जो पौधे हैं ना, उन पौधों में दो प्रकार की उत्तक, एक बीजोत्तकी, बीजोत्तकी को हमने विभाजन के आधार पर तीन भागों में बांटा था। पहला बांटा था शीर्षस्थ बीजोत्तकी, पार्श्वस्थ बीजोत्तकी, अंतर्वेशी बीजोत्तकी। क्लियर? जब विभाजन की क्रिया बंद हो गई, वही बीजोत्तकी बन गई अस्थायी उत्तक, और अस्थायी उत्तक को हमने फिर से दो भागों में बांटा, सरल अस्थाई, जटिल अस्थाई। क्या बांटा हमने? सरल अस्थाई, जटिल अस्थाई। सरल अस्थाई को हमने फिर से तीन भागों में बांट दिया। पहला बांटा मृदुत्तक यानी पैरेनकाइमा। अच्छा, इसका मतलब फुल्ली फाइनल आंसर हुआ कि मृदुत्तक कहां पाया जाता है भाई? तब पौधा में पाया जाता ना जी, पौधे का एक हिस्सा ना है जी। मृदुत्तक कहां? पौधों में। कोई पूछे भाई मृदुत्तक कहां पाई जाती है? पौधों में। वो किसका भाग है? सरल अस्थाई उत्तक का एक हिस्सा है। नाउ एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, आगे चलेंगे। स्थूल कोण उत्तक के किन्हीं दो कार्य। देखिए, हमने बताया था कि अभी अभी तुरंत सरल अस्थाई को कितने भागों में? तीन। पहला था हमारा मृदुत्तक, दूसरा था स्थूल कोण, यानी वैसे उत्तक जिनके सिरों पर, किनारों पर क्या होती है? मोटी मोटी सिरा रहती है, यानी कि स्थूल रहती है, मोटी रहती है, उसको कहते हैं स्थूल कोण उत्तक। क्लियर? अब इसका क्या काम? तो देखिए, स्थूल कोण उत्तक जो हैं, ये कई काम करते हैं। सबसे पहले तो ये यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। यांत्रिक का मतलब क्या बताए थे हम लोग, पढ़े थे? पिलर खड़ा करने में मदद करते हैं। सीधी बात है कि पौधा को ना खड़ा रखने में कौन मदद करती है हमारी? पिलर, यानी कि स्थूल कोण उत्तक। एक क्लियर? दूसरा है, हम पढ़े थे कि इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। अरे मेरे भाई, क्लोरोफिल पाई जाएगी तो स्वाभाविक सी भोजन बनाएगी। क्लोरोफिल है तो क्या बनाएगी? भोजन बनाएगी। नहीं तो हम पढ़ रहे थे अभी कि स्थूल कोण उत्तक के दो काम, एक है यांत्रिक सहायता प्रदान करती है और दूसरा हमारा है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सरल अस्थाई उत्तक कितने प्रकार की होती है? तो सरल अस्थाई दो प्रकार की, सॉरी सरल अस्थाई कह रहे हैं तीन प्रकार के। सरल अस्थाई कितने प्रकार के हैं? तीन। पहला हमारा है मृदुत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। अगर अंग्रेजी में से बोला जाए, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, एस्कोलोरेनकाइमा। नाउ एनी प्रॉब्लम? सरल अस्थाई कितने प्रकार के? जटिल अस्थाई कितना पढ़े थे हम लोग? याद आ रहा है? कौन कौन? फ्लोएम और जाइलम। फिर जाइलम कितने प्रकार की कोशिकाओं का? चार प्रकार की तत्व का बना होता है, नहीं? फिर फ्लोएम कितने प्रकार का? चलिए वो तो आगे के क्वेश्चनों में देखेंगे, जब मौका आएगा तब देखेंगे। फिलहाल समझिए, सरल अस्थाई कितने? तीन प्रकार के। कौन कौन? मृदुत्तक यानी पैरेनकाइमा, स्थूल कोण कॉलेनकाइमा, और दृढ़ उत्तक एस्कोलोरेनकाइमा। ठीक है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं क्यों मृत होती है? देखिए, दृढ़ उत्तक जो हम पढ़े थे सबसे लास्ट वाला अभी, जिसकी कैसी होती है सिर देखने से? तो लंबाई की तरह रहती है, लंबी, और दोनों सिरा पर नोकीला होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग दृढ़ उत्तक। नारियल का रेशा या फाइबर वाली जितनी चीजें होती हैं, फाइबर वाले समझ रहे हैं ना? फाइबर का मतलब ये मत समझिएगा प्लास्टिक, यहाँ फाइबर का मतलब होता है रेशा। फाइबर का मतलब क्या है? रेशा। जैसे पटुआ है, नहीं, या कोई भी चीज आप जिसको सिसोते हैं ऐसे करके ऊपर से, नहीं, वो किसका है? दृढ़ उत्तक का बना हुआ मेरे भाई। ठीक है? तो दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत क्यों होती है? तब मृत तब होता है जब उसमें जीव द्रव्य नहीं होता है। तो दृढ़ उत्तक में ना जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, कोशिका द्रव्य नहीं होती है, इसलिए वो क्या होती है? मृत होती है। और स्वाभाविक सी बात तो अभी तुरंत आपने पढ़ा था ना कि उसमें विभाजन की क्रिया होती ही नहीं है। जैसे जैसे विभाजन की क्रिया बंद होगी, धीरे 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 मृत हो जाएगी, नहीं, जिसको आपने कॉर्क कोशिका का भी नाम दिया था। यानी कि दृढ़ उत्तक में क्या नहीं पाया जाता? जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मृत बोलते हैं। ठीक है? तो चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे थे अभी 7, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं क्यों मृत होती है? तो क्योंकि उसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है? चलते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है मेरे भाई? पौधों में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है? देखिए, पौधा है ना, तो पौधा में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है? स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपके पौधे में दृढ़ उत्तक की बात अगर कोई करे, दृढ़ उत्तक की बात करे, तो दृढ़ उत्तक का मतलब क्या? जो उसको सहारा प्रदान करता होगा। देखिए, क्योंकि वो मजबूत होती है, उसमें जीव द्रव्य नहीं होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे मजबूत कठोर वही होगा जिसमें जीव द्रव्य नहीं होगा। क्लियर? रेशा वाली है वो भी मजबूत होगी। जैसे हमने बताया था उस दिन कि अगर पेड़ में नारियल पक गई हो, बिल्कुल एकदम खाने योग्य हो गया नारियल, तो कौवा के बाप का क्या? क्या जी? अब आरती सोच रही है मने मन
कि हमसे भी तो नहीं है फटता है सर्दी, तो हमारा नाम कभी आप नहीं लेते हैं, चलो तोरा भी नहीं होगा, तू भी नहीं खा सकते, नहीं। हाँ, मानव एक ऐसा है कि उसकी अकल बुद्धि बहुत ज्यादा है, नहीं है। अच्छा बताएंगे आप लोग कि मानव को अकिल क्यों इतना ज्यादा है भाई, हम नहीं समझ पा रहे हैं। गाय भैंस कुत्ते बिल्ली बकरियां में अकल थोड़ा सा कम है, हम मानव में थोड़ा सा बुद्धि तीक्ष्ण ज्यादा है। सब तो जंतु ही है, हम भी जंतु हैं, बस वो 4 वाला है, हम 2 पांव वाले हैं, ठीक है ना, फर्क ये है। तो हमने एक मेंशन किया है इस बात का, बड़ा हम गौर करते, कभी कभी बैठते हैं ना तो हम इसको गौर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका कारण क्या होता है, सोच समझिएगा कि हम लोग जब भोजन करते हैं ना तो सिर को हम उठा के रखते हैं, नहीं उठा के रखते हैं, पूरी बॉडी हमारा नीचे रहता है और सिर ऊपर रहता है। लेकिन जितने पशु को देखिए ध्यान दे करके, जब वो भोजन करता है अपने सिर को नीचे कर देता है, अपने सिर को। अच्छा, इसका मतलब कुछ ना कुछ अंतर है रे भाई, उस सिर को नीचे करके खाता है, हम लोग सिर ऊपर करके खाते हैं। हम लोग कभी मुड़ी झुका के ऐसे करके खाए हैं क्या? ऐसे बैठे हुए हैं और मुड़ी झुका के नीचा नहीं खाते, नहीं, जब भी खाना होता है तो ऊपर उठा के खाते हैं भाई। एक अंतर तो हमको दिमाग में लग रहा है, नहीं। दूसरा, हमारी बॉडी के औसतन का ना दिमाग जो है ना, ब्रेन, वो हमारा बड़ा है, हमारा ब्रेन क्या है, बड़ा है। इसीलिए अन्य पशुओं की अपेक्षा हमारे ब्रेन जो है ना वो थोड़ा सा डेवलप ज्यादा है, ठीक है। वो आगे हम क्लास 10th में पढ़ेंगे कि बुद्धिजीवी हम कैसे हो जाते हैं। कोई कोई बच्चा देखिएगा पढ़ तो रहा अपने यहाँ, लेकिन कुछ मंदबुद्धि का रहता है। एक ही परिवार के 2 बच्चे आखिर मंदबुद्धि के होते हैं, वो क्यों होते हैं, इसका कारण है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में। लेकिन फिलहाल समझिए, हमारे ब्रेन में एक भाग होता है जिसका नाम है गायरस और शल्कस। ये जिसका बड़ा होता है ना वो बुद्धिजीवी होता है, वो वैज्ञानिक होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, एक बार पढ़ेगा सीख जाएगा, नहीं। जिसका वो मेमोरी है जो छोट हो जाए, अब भाई 2 GB वाला लगल जिसमें है, उसमें कितना गाना लोड होगा, कितना फिल्म लोड होगा, 2 को 4 को लोड कीजिएगा फुल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। आज जिसका अगर एकदम 164 GB वाला रहेगा, पूरा लोड कर दीजिएगा, तन को दिक्कत नहीं होगा। हम तो बचपन में ऐसा समझते थे कि वैज्ञानिक आर का दिमाग इतने को निकल होगा आगे मुहे का। क्या आप लोग सोचते थे कि नहीं? हम बचपन में यही सोचते थे, कहता था कि फलनवा ना वैज्ञानिक है, तो हम सोचते थे उसका एगो दिमाग बाहर से निकल होगा, इतने को स्पीकर उसमें बढ़ल। लेकिन ऐसा बात नहीं था, बाद में हम लोग देखे, जब बड़े हुए पढ़े तो देखे भाई उसका मुड़ी यार में तो प्लेने है, तन को निकलल है, ये नहीं है, ये वैज्ञानिक कैसे हो गया, नहीं। चलिए इसका पीछे क्या कारण था मेरे भाई, और याद रखेंगे, सफलता कोई मंत्र नहीं है, सफलता कोई परिश्रम का फल है। अगर आप या दुनिया में कोई सफल हैं तो कोई मंत्र से सफल नहीं है, किससे सफल है, परिश्रम से सफल है। आप परिश्रम करेंगे आप भी सफल हो जाएंगे, हम परिश्रम करेंगे हम भी सफल हो जाएंगे। हमने जब कंप्यूटर खरीदे थे ना तो हमें चलाने नहीं आता था भाई, हमने कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया, और आज अच्छा खासा लिख लेते हैं, बस परिश्रम करते गए। हमने सोचा कि आखिर हमसे क्यों नहीं हो रहा है, किसी चीज को हम बड़ा गौर करते हैं। हम डॉक्टरी जब करने गए थे ना, तो हमको याद है कि जब डॉक्टर साहब के यहाँ गए थे पहले दिन, तो 2 दवा बताए थे, तो ऊपर से आए थे तो नीचे आगे भूल गए, फिर गए पूछने के लिए, डॉक्टर साहब भूल गए, मारेंगे बेहुदा आवारा, याद नहीं रख सकता है। डर तब क्या समझते हैं, बहुत समझ ही रहे हैं, सर तो सर हुए, तो डर से बहुत, और ऊपर से बोलते आते थे, 4 को बोल देते थे नाम, ऊपर से बोलते आते थे कि भूलिए जाते थे, नीचे आकर के फिर याद करते थे आखिर क्या बोले हमको, फिर जाते थे, बात तो सुनना है ये है, तो एकदम निश्चित हो गया, लेकिन क्या किया जाए। फिर गए थे वहां, पूछ पूछ के आज देखिए 10 साल पहले कोई दवाई अगर किसी डॉक्टर ने लिखा हो, वो मुझे अभी याद रहता है, ठीक है। वो क्या, हमारी परिश्रम है, ना कि कोई मंत्र है। दैट्स ऑल। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। ये 8 क्वेश्चन हमने देखा। अब जब तक आप लोग एक नजर देख लीजिए इन क्वेश्चनों को, किसी को कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट पर पूछिए, और फिर देखते हैं आगे। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 तक। 9 है, कौर कोशिकाओं का निर्माण कब होता है। तो हम पढ़ रहे थे कि जब पौधे ना क्या होती है, पुरानी हो जाती है, जब पौधा पुरानी हो जाती है तो उसी में जो द्विरूतक है, द्विरूतक में जब जीव द्रव्य खत्म हो जाता है, कोशिकाएं मृत हो जाती है, तो किसका निर्माण करती है, कॉर्क कोशिका का। क्योंकि उसमें ना एक पदार्थ जमा हो जाता है जिसका नाम है सुमेरीन। क्या नाम है, सुमेरीन नामक पदार्थ जमा हो जाता है। अब सुमेरीन जमा हो गया तो बाहर से वायु जल को अंदर बाहर आने जाने से क्या करती है, रोकती है, ठीक है। अर्थात वो कोशिकाएं मृत हो जाती है, इसको कहते हैं हम लोग कॉर्क कोशिका। ऐसे कॉर्क का हिंदी होता है रबर, याद रखेंगे, क्या नाम उसका होता है, रबर, ठीक है। कोई दिक्कत? अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे
कि जब पौधे क्या होती है, पुरानी हो जाती है ना, पादप पुरानी हो जाती है, तो कोशिका जीव द्रव्य नहीं रहता है। कोशिका में क्या रहता है, जीव द्रव्य नहीं रहता है, तो कोशिकाएं मृत हो जाती है और बाहरी उत्तक विभाजित होकर के क्या बनाती है, कौर कोशिका। बाहरी उत्तक अभी क्या बताया, दृढ़ उत्तक जिसको कहते हैं, वही विभाजन होकर क्या बनाती है, कौर कोशिका। तो कौर कोशिका कैसे होती है समझ गए ना, कि जब पौधा पुराना हुआ तब पुराने होने के बाद उसके जो दृढ़ उत्तक है वो विभाजन की क्रिया बंद कर देती है, उसमें जीव द्रव्य। ठीक है, चलिए आगे हैं। जाइलम और फ्लोएम को जटिल उत्तक क्यों कहते हैं? देखिए, जटिल का मतलब क्या, बहुत सारा। हम अभी पीछे पढ़े कि जाइलम 4 प्रकार की तत्व से और फ्लोएम 4 प्रकार की तत्व से बनी है। अब 4 रंग का जो बना हो तो ऐसे ही जटिल होगा। 4 रंग के तत्व से बना है, इसलिए क्या है, वो जटिल है। उनकी संरचनाएं चारों का अलग अलग होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, जटिल उत्तक। लेकिन जाइलम और फ्लोएम 4 उत्तकों से बनी है, यानी 4 प्रकार की कोशिका से। जाइलम और फ्लोएम 4 प्रकार की तत्वों से बनी है, उनकी सभी की संरचनाएं अलग अलग हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं हम लोग जटिल उत्तक। आगे हैं, जाइलम के प्रत्येक अवयव के एक एक कार्य। अब देखिए, जाइलम के 4 होते हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुत्तक। अब इनके अलग अलग कार्य है। देखिए, जाइलम उत्तक के प्रत्येक भाग के कार्य इस प्रकार है। वाहिनिकाएं ये जड़ से जल को खींच करके पत्ती तक पहुंचाने का काम करती है। ये वाहिनिकाएं ही रास्ता देती है, पाइप। इसी पाइप के माध्यम से धरती से जल निकली और ऊपर गई, किस क्रिया द्वारा, तो हमने बताया था प्रासरण और स्फीत दाब, प्रासरण और स्फीत दाब। लेकिन वो हमें पढ़ना नहीं है, हमें तो कह रहा है आपसे कि भाई जाइलम के जो 4 तत्व हैं, वाहिनिकाएं, इसका क्या काम, तो धरातल से जल खींचना, पत्ती तक पहुंचाना। दूसरा है वाहिकाएं, ये जल और खनिज लवणों को पत्ती तक पहुंचाने में मदद करती है, यानी वाहिनिकाएं और वाहिकाएं ये दोनों का काम एक ही है। आगे हैं, जाइलम तंतु या पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। पौधे का क्या, माने जाइलम वाहिनियां है ना, जाइलम वाहिनियां उसको यांत्रिक देती है, यानी उसको पचकने नहीं देती है। पिचकने समझ रहा है ना, कि मान लीजिए कोई पाइप है, अब पाइप का मुंह अगिए बंद हो जाए तब पनिया नीचे से कैसे ऊपर जाई हो, ना जाई, तो इसको फैला करके रखती है कौन, तो यही जाइलम तंतु। समझ रहे हैं ना, यानी यांत्रिक कहती है, उसको क्या करती है, सहारा देती है। क्लियर। आगे हैं, जाइलम मृदुतक या खाद्य संग्रह करती है। खाद्य संग्रह समझ गए ना, माने कि भोजन को क्या करती है, वो इकट्ठा करती है। नाउ एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर आगे हैं, फ्लोएम के प्रत्येक तत्व का कार्य। देखिए, जितने फ्लोएम है ना, फ्लोएम भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 तत्व की बनी होती है। फ्लोएम में कितने, 4। अब इनके अलग अलग काम। फ्लोएम तत्व के काम, पहला चालनी नलिकाएं, इसका क्या काम, तो फिर वही ये नली है, चाल नाम से ही पता चल रहा है, नलिका, नली माने क्या, पाइप, और इसी के माध्यम से भोजन ऊपर नीचे आती जाती है। कोई दिक्कत, अगर आपसे कोई पूछे भाई नली, तो नली का मतलब क्या समझ रहे हैं, पाइप, और इस पाइप के माध्यम से ही भोजन पत्ती से बनती जो है वह आती जाती है। तो चालनी नलिका क्या करती है, भोजन के स्थानांतरण में मदद करती है, नली प्रदान करती है। दूसरा हमारी है सहकोशिकाएं या चालनी नलिकाएं में भोज्य पदार्थ के संबंध में मदद करती है। यानी चालनी नलिका तो पाइप हुआ, चालनी नलिका क्या हुआ, पाइप, कोई दिक्कत। लेकिन उसकी जो सहकोशिकाएं हैं वो भोजन को धक्का देती है, चलो नीचे, चलो ऊपर, नहीं, ये जो ले जाने का काम कौन करती है, सहकोशिकाएं। और ये जो इसका है फ्लोएम तंतु, यहां लिख नहीं पाए, फ्लोएम तंतु यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। तुरंत बताए, यांत्रिक मतलब क्या, उसको पचकने से रोकती है और या भोजन संचय में मदद करती है। कौन, फ्लोएम मृदुतक। नाउ एनी प्रॉब्लम। तो सबका काम देखिए, उसमें जाइलम में है वाहिनिकाएं, वाहिकाएं ये पाइप देती है और पानी को ऊपर ले जाती है। ठीक, फ्लोएम में चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं पाइप देती है और भोजन को ट्रांसफर करती है। बाकी तो फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक, उसमें भी जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक, कंबा एक के है, यांत्रिक सहायता और भोजन संग्रह में मदद करना। क्वेश्चन नंबर आगे हमारा है, एपिथेलियमी उत्तक के किन्हीं 2 कार्य। अरे भाई देखिए, हमारा जो बॉडी के ऊपर है ना एपिथेलियमी उत्तक, इसका क्या काम, बोलिए बोलिए, पढ़ रहे हैं आप लोग, 2 दिनों से पढ़ रहे हैं, 3 दिनों, आज तीसरा दिन हमारा क्लास का है, तो ये क्या काम है इसका, एपिथेलियम उत्तक का, क्या बताइए। अरे बाहरी सुरक्षा नहीं देती है, इसको हटा दीजिए, ऊपर का जो चमड़ा है ना ये एपिथेलियमी है, इसको हटा दीजिए, अच्छा लगेगा मुंह क्या, ना जी, लाल लाल लगेगा एकदम धप 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 सन के, ना जी। हमारे भारतीयों का ना मुंह बहुत अच्छा लगता है, चेहरा,
विदेशी वाला सब आता है, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? एकदम लाल लाल वाला देखे होंगे आप लोग, गए होंगे राजगीर तो वहां देखे होंगे। नहीं, कैसा लगता है? एकदम लगता है कि जैसे वो अलुआ को ना पानी में उसन करके निकाल दिया है और ऊपर से छिलको सोए के हटा दिया है, एकदम सेम अलुआ जैसा लगता है क्या जी। लेकिन हम भारतीयों का मुंह रंग भले काला रहे लेकिन डिजाइन फिजाइन बड़ा अच्छा लगता है क्या जी। क्या देखिए, बहुत सारे लोगों का डिजाइन बहुत अच्छा अच्छा देखने को लग रहा है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि एपिथेलियम ना हमारी बाहरी चोट से, यानी कि ये बाहरी बनाती है स्तर। एपिथेलियम क्या करती है? बाहरी स्तर का निर्माण करती है और यह अंगों की रक्षा करती है। अंगों की रक्षा के माने आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। देखिए समझिए, इसके अंदर ये देख रहे हैं ना काला काला, ये क्या हमारी नस है, नस। अगर एपिथेलियम नहीं रहेगा ना तो ये नस कोनो निकल के बाहर हो जाएगा, लटक जाएगा इसे करके, तो काम गड़बड़ा जाएगा नहीं हो क्या जी। रात में सोइएगा सब इधर उधर छिटक जाएगा, भोर में उठ को सबको सेटिंग करना होगा। तू कहाँ था रे? यहाँ पर था, यहाँ रहो, नहीं रहो। ये कौन बचाता है भाई? एपिथेलियम। आंतरिक अंगों की इसकी ऊपरी और भीतरी स्तर बनी होती है। देखिए हमारे शरीर के आंतरिक भाग भी बनी होती है, जैसे हमने बताया था हमारा जो पाचन नली है, श्वास नली है, ये सब किसकी बनी हुई है? एपिथेलियम की। कोई दिक्कत? और ये हमारे शरीर को सहारा प्रदान करती है। सहारा का मतलब है कि वो एक जगह खड़ा रखती है। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है संयोजी उत्तक क्या है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है संयोजी। संयोजी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जोड़ना। संयोजी का मतलब जोड़ना। जब दो उत्तक या दो कोशिका को जोड़ती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? संयोजी उत्तक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा भाई? संयोजी उत्तक क्या है? तो जब दो उत्तकों को जोड़ती है ना तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजी उत्तक। इसके दो कार्य, तो देखिए सीधा सी बात है, जोड़ने का काम। जैसे अस्थि से अस्थि को जोड़ना, अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ना, नहीं ये कंकाल उत्तक करती है, सॉरी वास्तविक संयोजी उत्तक करती है। अस्थि से अस्थि और मांसपेशी को ये वास्तविक संयोजी जोड़ती है, नहीं जोड़ देती है। अब कंकाल में है उपास्थि, अस्थि, ये सब अलग काम है। फिर आगे देखिए हमारा तरल संयोजी उत्तक में खून, आरबीसी का काम बताए थे कि नहीं बताए थे? क्या काम? बॉडी को ऊर्जा देना। डब्ल्यूबीसी का क्या काम? रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाना, ताकत देना। नहीं, ये सब किसका काम? उत्तक का काम है। किसका? संयोजी उत्तक का। तो आपसे कोई पूछे भाई रे संयोजी उत्तक का क्या काम, तो लिखना जोड़ना। संयोजी उत्तक का क्या काम? तो किसको जोड़ना? तो हड्डी से हड्डी को, हड्डी से मांस को। ऐसे मत लिख दियो, हम लोग किताब पढ़ते हैं ना मेरे भाई, घर देहात में तो बैठे हुए हैं नहीं। बोलेंगे अस्थि से अस्थि को जोड़ती है और अस्थि से मांसपेशी को जोड़ती है, ऐसे लिखिएगा, मांस नहीं लिख दीजिएगा खाने वाला, ठीक है। चलिए, तो हम लोग समझ रहे थे संयोजी उत्तक क्या है। वैसे उत्तक जो जोड़ने का काम करती है वो कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की, वास्तविक संयोजी, कंकाल संयोजी, तरल संयोजी, ठीक है ना। काम क्या है समझ गए। आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे हमारा है एरियोलर उत्तक के 2 कार्य। देखिए एरियोलर उत्तक वास्तविक उत्तक का एक भाग है। एरियोलर उत्तक वास्तविक उत्तक का क्या है? भाग है। और इसका क्या काम है? तो सबसे पहले तो मांसपेशी और मांसपेशियों को या तो अस्थि से मांसपेशी या मांसपेशी से मांसपेशी को जोड़ने का काम करती है और आंतरिक अंगों को ढीले से बांध करके रखती है। देखिए हमारे शरीर में अंदर में जितना अंग है ना, फेफड़ा है, हृदय है, डायफ्राम है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, अमाशय हैं, अग्न्याशय हैं, यकृत, बहुत सारे अंग हैं अंदर में, है ना। अगर उसको सबको बांध के नहीं रखा जाए तो दौड़िएगा तो फेफड़ा लटक के नीचे गिर जाएगा पेट में, और पेट वाला आंतरी आ जाएगा मुंह में, तब तक काम गड़बड़ ना हो जाएगा। तो ये बांधने का काम कौन करती है? एरियोलर उत्तक। आंतरिक अंगों को मजबूती से, एकदम ढीले रंग से, ऐसा नहीं कि कस के बांध दीजिएगा हड्डी को ऐसे चमड़ी को पूरा, तो क्या हो जाएगा? इधर उधर पचक पचक जाएगा। नहीं देखे हैं कि नहीं देखे हैं? बोरा उरा को कस के बांध दीजिएगा, बैगन रखकर उसमें रहेगा तो बैगन में क्या जाता है? दाग आ जाता है, नहीं आ जाता है। अगर हमारे फेफड़ा को अगर कोई कस के बांध दे तो क्या होगा? उनमें भी दाग आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, बीमारी। चलिए, तो वो क्या करते हैं? एरियोलर उत्तक आंतरिक अंगों को ढीले से अपने जगह पर बांध करके रखती है, उसको हिलने डुलने नहीं देती है। आप कितनों दौड़ते हैं, कभी फेफड़ा गिर गया है खुल के? की नहीं ना, किसके कारण? एरियोलर उत्तक के कारण। अब हम आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। एरियोलर उत्तक का काम अस्थि से अस्थि को जोड़ना, अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ना, आंतरिक अंगों को मजबूती से ढीले ढंग से बांध करके। आगे है टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है? देखिए टेंडन और लिगामेंट का मतलब हुआ कि टेंडन जो है अस्थि से मांसपेशी को जोड़ती है, जबकि लिगामेंट अस्थि से अस्थि को जोड़ती है। हमने बताया था लिगामेंट का मतलब क्या समझे? लिगामेंट
एक मजबूत चीज होती है, सीमेंट की जैसी कड़ी होती है, और वह क्या करती है हमारी, कोई दिक्कत? तो ये थे हमारे अभी तक 16 क्वेश्चन, 8-8 करके हमने शिफ्ट बनाया है। और जो बच्चे समझ गए ठीक है, जो नहीं समझे फिर क्वेश्चन देख लेंगे, और जिनको भी दिक्कत होगा हमारे वीडियो पर कमेंट करके भेजेंगे मैं उनको, और हमारे वीडियो को पॉज करके जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखी हुई है आप उत्तर इससे भी लिख सकते हैं। नाउ एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा देख लेंगे पहले 8 क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। जिन बच्चों को क्वेश्चन देखना हो वीडियो को पॉज करके बारी बारी से क्वेश्चन को लिख लेंगे या समझ लेंगे, ऐसे तो हम समझा ही दिए हैं, फिर भी जिनको देखना है वीडियो को पॉज करेंगे और देख लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? ऐसे हम 16 तक का क्वेश्चन देख लिए हैं, 16 तक का क्वेश्चन आप बारी बारी से देख सकते हैं।